नमस्कार विद्यार्थियों। आज इस व्याख्यान के अंतर्गत आप राष्ट्रीय आय के मापन के अंतर्गत भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के बारे में विस्तार से समझेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने राष्ट्रीय आय के मापन के अंतर्गत राष्ट्रीय आय को मापने की तीनों विधियों के बारे में, जो कि तीनों मुख्य विधियां हैं, उनके बारे में विस्तार से जाना था। उत्पादन योग विधि, आय योग विधि और व्यय योग विधि। राष्ट्रीय आय को मापने की ये तीन मुख्य विधियां हैं। इनके अलावा भी कुछ विधियां हैं जो लेखकों ने या अर्थशास्त्रियों ने सुझाई है, जैसे मूल्य बढ़ाव विधि और सामाजिक लेखांकन विधि। लेकिन राष्ट्रीय आय को मापने की तीन मुख्य विधियां हैं जिनके बारे में हम इससे पूर्व के व्याख्यान में विस्तार से जान चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। इस व्याख्यान में हम यह जानेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, किस प्रकार की जाती है और इसका इतिहास क्या है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आय मापने की कोई विशेष विधि नहीं थी और न ही नियमित रूप से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती थी। चाहे सरकार किसी की भी हो या सत्ता या शासन किसी का भी रहा हो, विधिवत रूप से, नियमित रूप से राष्ट्रीय आय की गणना नहीं की जाती थी। यद्यपि स्वतंत्रता से पूर्व दादा भाई नौरोजी, जो ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कुछ प्रयास किया था और अपनी पुस्तक में राष्ट्रीय आय की गणना और उससे संबंधित आंकड़े जारी किए थे। और उसके बाद में डॉक्टर V.K.R.V. राव, जो कि एक अर्थशास्त्री थे, भारतीय अर्थशास्त्री थे, उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने की कोशिश की थी और उन्होंने राष्ट्रीय आय से संबंधित स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रीय आय के आंकड़े एकत्रित किए और प्रस्तुत किए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में राष्ट्रीय आय की गणना नियमित रूप से और विधिवत तरीके से की जाती है। सर्वप्रथम अगस्त 1949 में एक समिति गठित की गई जो कि राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित थी, जिसका नाम था राष्ट्रीय आय समिति, और इसके अध्यक्ष अर्थशास्त्री प्रोफेसर P.C. महालनोबिस को बनाया गया। और उनकी अध्यक्षता में इस राष्ट्रीय आय समिति ने उस समय के बाजार भावों के आधार पर भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की, राष्ट्रीय आय का माप किया, जो कि वाणिज्य संघ मंत्रालय द्वारा, केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा आंकड़ों को पब्लिश किया गया था। और उसके बाद 2 मई 1951 को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। और तब से लेकर अब तक भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। पूर्व में यह सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत काम करता था, उसके बाद वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, और अब वर्तमान में यह सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय MOSPI, जो कि केंद्र सरकार का एक मंत्रालय है, उसके अधीन कार्य कर रहा है। और राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने के साथ साथ अनेक महत्वपूर्ण सांख्यिकीय आंकड़े, समंक एकत्रित किए जाते हैं। और ये जब एकत्रित किए जाते हैं तो इन्हें प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी जारी की जाती है और उसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी किए जाते हैं। राष्ट्रीय आय और इसके विभिन्न घटकों और इससे संबंधित समस्त प्रकार के आंकड़े जारी किए जाते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जब राष्ट्रीय आय के आंकड़े एकत्रित करता है तो मोटे तौर पर अर्थव्यवस्था को विभिन्न भागों में बांट दिया जाता है, विभिन्न क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। और वो जो बड़े क्षेत्र हैं वो 5 है, और पुनः ये जो 5 क्षेत्र है इनको 13 क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है, 13 भागों में बांट दिया जाता है। जैसा कि हमने इससे पूर्व के व्याख्यान में जाना था कि
जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, उद्योग क्षेत्र हो, विनिर्माण हो, सेवाएं हो, या फिर यूं कहें कि संगठित असंगठित क्षेत्र में बांट दिया जाता था सबसे पहले। उसके बाद में अ, अर्थव्यवस्था को बांटने का तरीका प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र रहा है, या फिर अलग अलग, जैसे मैंने अभी बताया, कृषि, उद्योग, वानिकी, निर्माण, विनिर्माण, सेवाएं, अनेक प्रकार हो सकते हैं। इसी तरह से इनको जब बांटा जाता है तो अनेक समस्याएं सामने आई, जिसकी वजह से राष्ट्रीय आय के आंकड़ों में एकत्रित करने में कठिनाई आने लगी। इसलिए ये जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है, इनको मोटे तौर पर 5 भागों में बांटा जाने लगा, और 5 भागों में भी सभी क्षेत्र या सभी भाग या सभी वर्ग समाहित नहीं होने लगे, इसलिए 13 छोटे छोटे इसके उपभाग कर दिए गए। जैसे हम कई बार कहते हैं होटल, तो होटल में कहने को तो ये भी कहा जाता है कि चाय पी के आते हैं, चलिए होटल। वही होटल यानी कि जो एक ढाबा लगाया जाता है, टी स्टॉल होती है, उसको भी होटल कह दिया जाता है। और कहाँ रुके थे कि होटल में रुके थे, वो 5 स्टार होटल भी होटल होती है। तो इस तरह से क्षेत्रों का सही नामकरण हो, इसलिए इसको उपवर्ग में, उपभागों में बांट दिया गया। और इस प्रकार 5 बड़े भाग है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र तो है ही, और उसके बाद में वित्त एवं स्थावर संपदा, और 5वां है सामुदायिक एवं वैयक्तिक सेवाएं। इन 5 भागों में 13 भाग समाहित है। अर्थात अर्थव्यवस्था में जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी भाग हैं, जितने वर्ग हैं, उन सबको इन छोटे छोटे हेडिंग्स में नाम दे दिया गया है, नामकरण कर दिया गया है। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो उपवर्ग है या जो उत्पादन के क्षेत्र आते हैं, वो है कृषि, वनोद्योग और लकड़ी के लट्ठे बनाने का कार्य, मछली उद्योग, खनन और उत्खनन। ये प्राथमिक क्षेत्र के मुख्य क्षेत्र हैं, उपवर्ग हैं। और दूसरा है द्वितीय क्षेत्र। इसके अंतर्गत निर्माण कार्य, विनिर्माण, विद्युत और गैस और जलापूर्ति द्वितीय क्षेत्र में समाहित है। और तृतीय क्षेत्र में परिवहन, संचार एवं व्यापार तथा जलपान गृह और जो संग्रहण यानी कि कलेक्शन सेंटर्स होते हैं वो। और उसके बाद जो चौथा क्षेत्र है वह है वित्त और स्थावर संपदा से संबंधित। इसमें वित्त और स्थावर संपदा से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं, उन सब को उपवर्गों में या हेडिंग में बांट दिया गया है। बैंकिंग व्यवस्था, व्यापार, बीमा, ये तो वित्त और बैंकिंग से संबंधित है। इसके अलावा जो संपदा से संबंधित है वो स्थावर संपदा यानी जो असेट्स होती है, आवास गृह और उनका स्वामित्व, और इनके अलावा जो बिजनेस सर्विसेज है, व्यावसायिक सेवाएं हैं छोटी मोटी, वो सभी इसी में जोड़ दी जाती है। और 5वां जो सेक्टर है वो है सामुदायिक तथा वैयक्तिक सेवाएं। इसमें सरकारी प्रशासन, प्रतिरक्षा और अन्य जितनी भी सेवाएं हैं वो सब इस 5वें भाग में, 5वें क्षेत्र में समाहित है। इस प्रकार केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को मोटे तौर पर 5 भागों में बांटकर इनमें 13 उपवर्ग करके, और सभी उपवर्गों में जो उत्पादन होता है और जो आय प्राप्त होती है, इनमें समाहित उत्पादन के साधनों को, उन सब का योग लगा दिया जाता है, जैसा कि हमने उत्पादन योग विधि और आय योग विधि के अंतर्गत समझा था। उस प्रकार से अर्थात जिन क्षेत्रों में उत्पादन के साधनों या संसाधनों को जो आय प्राप्त होती है, आय के आंकड़े प्राप्त होते हैं, उनसे संबंधित आय के आंकड़े लिख लिए जाते हैं और उनका जोड़ कर लिया जाता है। और जो ऐसे क्षेत्र जहाँ जैसे कृषि और वानिकी और मछली उद्योग, जहाँ पर आय के आंकड़े सही सही नहीं प्राप्त होते, वहाँ पे उत्पादन के आंकड़े ले लिए जाते हैं और जो भी उत्पादन हुआ है उनके बाजार मूल्यों को ले लिया जाता है और फिर सब उनका जोड़ कर लिया जाता है। और फिर सब प्रकार के जोड़ों को एक साथ रखकर उसका महायोग कर लिया जाता है। और अंत में
जो प्राप्त राशि होती है उसके अंतर्गत विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ लिया जाता है। जो प्राप्त राशि होती है वही हमारी राष्ट्रीय आय होती है। और मोटे तौर पर जब हम कह रहे हैं कि बाजार भाव पे हमने राष्ट्रीय आय की गणना की है, अर्थात ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है ये जिनकी हम बात कर रहे हैं, और ये बाजार मूल्यों पर है। और उसके बाद उसमें से डिप्रिसिएशन घटा देते हैं तो वह एनएनपी प्राप्त हो जाएगी। और यदि जीएनपी में से हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा देंगे और सब्सिडी लागू है तो उनको जोड़ देते हैं तो वह फैक्टर कॉस्ट पर जीएनपी प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह से यदि बाजार भाव पर जो जीएनपी प्राप्त होती है उसमें से यदि हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को घटा देते हैं तो वह जीडीपी प्राप्त हो जाएगी। और जीडीपी में से यदि डिप्रिसिएशन घटा दिया जाता है, अर्थात उत्पादन में लगे साधनों की घिसावट या उनके मूल्य में आए उस उत्पादन के कारण कमी को यदि निकाल दिया जाता है तो वह एनडीपी प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से राष्ट्रीय आय की गणना कर ली जाती है। अब हम समझेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय या इसके मापन में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती है। अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ हैं, जैसे कि मैंने बताया कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आय के आंकड़े सही सही नहीं मिलते हैं। बहुत ही कम क्षेत्र हैं और ख़ास करके संगठित क्षेत्र ही ऐसा है और सरकारी क्षेत्र है और संगठित क्षेत्र है, उसी में आय के आंकड़े सही सही प्राप्त होते हैं, आय का लेखा जोखा सही सही प्राप्त होता है। बाकी जितना भी असंगठित क्षेत्र है, और भारत में विशेषकर असंगठित क्षेत्र का बहुत बड़ा भाग है, तो वहाँ पर आय के आंकड़े सही सही प्राप्त नहीं होते हैं। कितने उत्पादन के साधनों ने अपने आय के आंकड़े रखे हैं ये कहना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उत्पादन से संबंधित मूल्यों को ज्ञात किया जाता है। और ऐसे भी है कि जिन क्षेत्रों में आय के आंकड़े नहीं प्राप्त होते हैं उनसे संबंधित उत्पादन के आंकड़े ले लिए जाते हैं, लेकिन उत्पादन के आंकड़े भी नहीं प्राप्त होते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनसे संबंधित उत्पादन को औसतन उत्पादन के रूप में मान लिया जाता है, और खास करके कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा देखने को मिलता है। इसके अलावा भी ऐसी कई चीज़ हैं जो कि कठिनाइयों या समस्याओं के रूप में हमारे सामने आती है, विशेषकर वो जिनके बारे में हम कहते हैं कि यह मध्यवर्ती वस्तुएं हैं जो दोबारा जुड़ती जाती है। तो मध्यवर्ती वस्तुओं के जुड़ जाने से ओवर एस्टिमेशन की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। दूसरी तरफ हमने कल ये भी बात की थी, यानी कि इससे पूर्व के व्याख्यान में, कि जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसमें ऐसी अनेक सेवाएं राष्ट्रीय आय में शामिल होने से रह जाती है जिनके बदले में कोई वेतन या मेहनताना नहीं चुकाया जाता है। तो यह अंडर एस्टिमेशन की समस्या भी सामने आती है। इसके अलावा ऐसी कई वस्तुएं होती है, ऐसी कई सेवाएं होती है जो वाइस वर्सा होती है, अर्थात बार्टर सिस्टम में जैसा हुआ करता था वैसी होती है। और ख़ास करके ग्रामीण क्षेत्रों में तो देखा जाता है। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि एक खेत में काम कर रहे हैं लोग और दूसरे खेत में काम कर रहे लोग आपस में ये कर लेते हैं कि पहले हम आपके खेत में काम कर लेते हैं, फिर हम उस जिसने हमारे खेत में काम किया उनके बदले में उनके वहाँ जाकर काम कर लेंगे। या ऐसा भी होता है कि ट्रैक्टर वाले को कह देते हैं कि आप मेरे यहाँ पर हल चला दो, और जब यहाँ गेहूँ का उत्पादन कर रहे हैं और जब गेहूँ उत्पादित होगा, अभी तो हमारे पास पैसे नहीं है, जब उत्पादित होगा तो आपको गेहूँ की बोरियाँ दे दी जाएगी, जितना आपको चाहिए, जितना हमारे यहाँ हल चलेगा उतना पैसे के बदले आपको पैसे नहीं लेंगे, और बाकी एक्स्ट्रा जो भी होगा उसके बदले में आप हमें पैसे दे देना। इस तरह के अनेक आर्थिक व्यवहार ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और यह भी राष्ट्रीय आय में के मापन में कठिनाई उत्पन्न कर सकते हैं। और एक और कठिनाई होती है, और वो ये होती है कि राष्ट्रीय आय के आंकड़े जब एकत्रित किए जाते हैं तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन निचले स्तर तक आते आते, अर्थात सांख्यिकी विभागों जो राज्य सरकारों के अधीन होते हैं, और फिर वो जिला स्तर पर होते हैं, और फिर जब ब्लॉक स्तर और तहसील स्तर गांव स्तर तक पहुंचते हैं, तो वहां तक आते आते ऐसे कोई
विशेष प्रगणक नहीं होते हैं जो कि राष्ट्रीय आय के आंकड़े एकत्रित कर रहे हों। जो पहले से ही किसी न किसी विभाग में कार्यरत होते हैं उन्हीं को ये जिम्मा सौंपा जाता है। तो उनको ये लगता है कि ये तो हमारा मूल कार्य नहीं है, इसलिए हम इसमें क्या करें। तो जहाँ पर औसतन या जो भी उनको मर्जी पड़ती है कई बार तो उस तरह से वो आंकड़े भर देते हैं और दे देते हैं, और इस प्रकार से आय के आंकड़े जो सही सही प्राप्त होने होते हैं वो सही न हो के अनेक बार भ्रामक भी हो सकते हैं। ये समस्याएं सामने आती है जब राष्ट्रीय आय के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, और इनको हमने इन बिंदुओं के द्वारा भी लिखा है। अर्थव्यवस्था का पूर्ण संगठित न होना, व्यावसायिक विशेषीकरण की कमी, लोगों की उदासीनता, पर्याप्त व सही आंकड़ों का अभाव, प्रादेशिक भिन्नताएं, दोहरी गणना की समस्याएं। और ये थी कुछ समस्याएं, कठिनाइयाँ। और व्यवहार में जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो और भी कई समस्याएं सामने आती है। जो गणना करते हैं उनको उसके बारे में और अधिक जानकारी होती है। आज इस व्याख्यान में इतना ही, और अगले व्याख्यान में हम राष्ट्रीय आय से संबंधित ही अगला टॉपिक राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण में संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।